हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल WB फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था, 5 तक सॉल्व किया था। ठीक है, सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। चैप्टर 22 का एक्सरसाइज 22.4 फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो हमें ये पहले तो इसका हमें इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो चलो इसे बनाते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, पहले भी मैंने कहा है आपसे, बहुत इजी है, बस चुटकी में बनेगा, थोड़ा सा समझना होता है। जो हम लोग आम भाषा में हम लोग जो बात करते हैं उसको यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप लोग को लिखना है, बस और कुछ नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले बोलना चाहती हूँ कि यदि अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। आपको यहाँ सभी सॉल्यूशंस में मिल रहा है, साथ ही साथ आप लोग जो रिक्वेस्ट करोगे आप लोग को वही सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसी चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब आप लोग सब्सक्राइब इतना मेरे लिए कर दो, आप लोग बस सब्सक्राइब आपको करना है और हाँ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना। आपको वहाँ बेल आइकन पे क्लिक करना है, ऑल पे क्लिक करना है, जिससे आपके मेरे वीडियोस के हमेशा नए नए अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि मेरे बैग में 5 रुपये और 10 रुपये का कुल सिक्का यहाँ पे 20 है। ठीक है, टोटल कॉइन्स कितने हैं तो 20 कॉइन्स है। अगर बैग में कुल 145 रुपीज़ हो तो कौन सिक्का कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि 5 रुपीज़ का जो कॉइन है वो x है तो 10 रुपीज़ का कितना हो जाएगा, टोटल कॉइन कितने हैं 20 है। उसमें से यदि हम 5 का यदि हम x मान लेते हैं तो 10 का कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। सो हम यहाँ वही हमें लेकर चलना है, वैसे ही बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट द टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज़ इक्वल टू एक्स। सो द टोटल नंबर ऑफ 10 रुपीज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल कॉइन्स कितने हैं 20 है और उसमें से यदि हम 5 मेरा x है, 5 रुपीज़ का कॉइन x है तो हम 10 का उसमें से निकाल सकते हैं यदि 20 माइनस एक्स करके। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 रुपीज़ का कॉइन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल रुपए कितना है तो 145 है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5x, हमारे पास x क्या है तो 5 रुपीज़ का कॉइन है, इसलिए हमें 5 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस टोटल है इसलिए दोनों को ऐड करना होगा। और 10 रुपीज़ का कॉइन कितना है तो 20 माइनस एक्स, ये क्या है तो 10 रुपीज़ का कॉइन है, इसलिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 20 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है तो 145। अब क्या करना है, इसको बस सॉल्व कर देना है, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो 5x इक्वल टू 10 इंटू 20 दैट इज़ 200 माइनस 10x इक्वल टू 145। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस 5x आया, 5x माइनस 10x दैट इज़ माइनस 5x और इधर 145 से हम 200 को माइनस करते हैं तो ये भी हमारा माइनस में ही आ रहा है। सो यहाँ हो गया माइनस 45। सो x इक्वल टू माइनस और माइनस दोनों का कैंसिल हो गया, 55/5 दैट इज़ 11। ठीक है, सो हम ये x जो हमारा निकला सो हम यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 11। x हमने क्या माना था तो 5 रुपीज़ का कॉइन माना था। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू कितना हो गया 11 एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज़ का कॉइन कितना हुआ तो 20 माइनस एक्स है ना, सो 20 माइनस 11 दैट इज़ 9, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी था ना, लेकिन ये क्वेश्चन आता है सो इसे आप लोग ध्यान से देखना और समझना। ओके, यहाँ पे बस आप लोग को समझना है कि ये हम 5 और 10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, दैट्स वाई राइट है 5 एंड 10 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 10 रुपीज़ का कॉइन है। यहाँ कॉइन क्या है, एक है, यानी एक एक कॉइन का यहाँ पे ये किया जा रहा है। अब 5 रुपीज़ का कॉइन है तो हम इसको तो 1 रुपया हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल रुपीज़ ले रहे हैं। ठीक है, 145, तो हम उसको जो कॉइन है हमारा 5 रुपीज़ का यहाँ पे कॉइन क्या है x है। ठीक है, तो उसका तो जो अमाउंट है यानी 5 रुपीज़ है वो हम उसको छोड़ेंगे तो नहीं, इसलिए यहाँ पे हम 5 से x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये टोटल कॉइन है। ठीक है, ये टोटल कॉइन है 5 का
और 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 5 का सिक्का है वो, इसलिए वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना। उसी तरह से यहाँ पे 10 का कॉइन है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, उसी 10 का जो कॉइन्स का ये टोटल नंबर है, कॉइन्स का नंबर है, और यहाँ पे क्या करना है, हमें 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका नंबर नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम उसका टोटल वैल्यू निकाल रहे हैं कि 10 रुपीज़ का कॉइन का जो टोटल अमाउंट कितना है वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, सो यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान x डिग्री, 2x डिग्री और 3x डिग्री है, तो बृहत्तम कोण का मान यानी जो सबसे बड़ा वाला कोण है उसका वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो इसे बनाते हैं। बहुत ही इजी है ये, उससे भी इजी है। इसमें क्या हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल्स जो ट्रायंगल्स के एंगल्स का वैल्यू कितना होता है, तो ये टोटल एंगल्स के वैल्यू कितने होते हैं, मिलके होते हैं 180 डिग्री। बस इसी बेसिस पे हमें बनाना है। चलो बनाते हैं इसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ एक्चुअली पहले से ही x दिया हुआ है, इसलिए हमें अभी लेट नहीं करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट एंगल इक्वल टू दिया हुआ है x डिग्री, सेकेंड एंगल इक्वल टू दिया हुआ है 2x डिग्री, एंड थर्ड एंगल इक्वल टू क्या दिया है, तो 3x डिग्री। ठीक है, सो हम क्या जानते हैं, सो वी नो दैट sum of angles of a triangle इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। सो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, 3 2 5 एंड 6x हो गया, 6x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये हो गया, 180/6। ओके, सो ये हो गया 30 डिग्री। सो x इक्वल टू 30 डिग्री आया। x क्या था, फर्स्ट एंगल था। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो फर्स्ट एंगल इक्वल टू 30 डिग्री, सेकेंड एंगल इक्वल टू 2x, सो 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, हमें एक्चुअली निकालना नहीं, हम लोग जानते हैं कि 3x है, इसका मतलब यही सबसे बड़ा वाला एंगल होगा, लेकिन हमें निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो थर्ड एंगल इक्वल टू 3x, 3 इंटू 30 दैट इज़ 90 डिग्री। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंचल के पिताजी ने घर बनाते समय कुछ रुपए कर्ज लिए थे। उन्होंने अपने कर्ज का 1/3 की अपेक्षा 2000 रुपये अधिक चुकाया। ठीक है, यदि मान लो कि कर्ज टोटल है x रुपीज़, तो उसका क्या है, यहाँ पे कर्ज का 1/3 की अपेक्षा 2000 अधिक, यानी कि 1/3 ऑफ x प्लस 2000 होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी जो कर्ज चुकाया है उसकी अपेक्षा यहाँ पे जो 21,000 दिया हुआ है ना, यहाँ पे होगा 27,000, यानी 27 यहाँ पे होगा, 7 होगा। ओके, आप लोग इसे 7 बना लेना। सो ये 27,000 रुपये अधिक बाकी रह गया। अब उन्होंने कितना कर्ज लिया था ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलो इसे बनाते हैं। इसमें एक्चुअली में क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कर्ज टोटल कितना है, तो x रुपीज़ है। उसके बाद यहाँ क्या है, तो 1/3 उसको ज़्यादा और चुकाना पड़ रहा है, 1/3 की अपेक्षा और 2000, यानी कि 1/3 ऑफ x प्लस 2000, तो वो हो जाएगा इसका इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट amount of money Chanchala's father be x। ठीक है, सो 1/3 ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि ये जो मनी है x/3,
इससे 2000 रुपया और भी देना पड़ रहा है, तो ये हो जा रहा है टोटल यहाँ पे इसका। उसके बाद इसकी अपेक्षा यहाँ पे दिया हुआ है कि 27,000 उनको और अधिक चुकाना, मतलब ये वाला जो है ना, ये टोटल वो चुका रहे हैं ना, यानी कर्ज तो कितना लिए थे, वो बस x रुपीज़ लिए थे। कहने का मतलब है कि यदि मान लो कि वो 10,000 लिए, यदि 10,000 लिए थे तो उनका तो 1/3 पहले चुकाना ही पड़ रहा है, उसके बाद उससे ज़्यादा उनको 2,000 और रुपया चुकाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो मतलब ये है, ये जो टोटल रुपीज़ हुआ ना, वो टोटल यहाँ पे अमाउंट दिया है कि इतना ज़्यादा रुपए, यानी कि जो 27,000 रुपये दिया हुआ है, इतना ज़्यादा उनको अधिक चुकाना पड़ा था, इसलिए इसका इक्वल होगा वही 27,000, ठीक है। सो 27,000। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x/3 और इसको हम इधर लेकर चले जा रहे हैं, बेटर रहेगा। 2,000, सो इससे माइनस हो गया तो ये 25,000 हो गया। ओके, सो x इक्वल टू 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 25,000 हो गया। सो x इक्वल टू कितना हो गया, 75,000। ओके, ये x क्या था, तो उन्होंने कर्जा जो लिया था वो था अमाउंट ऑफ मनी चंचला's फादर बोरोड। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो अमाउंट ऑफ मनी he borrowed equal to 75,000, that is the required answer। ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझना है आप लोगों को, ये जो दिया हुआ है अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट दिया हुआ है ना कि x 1/3 हिस्सा 1/3 टोटल कर्जा का 1/3 से 2,000 रुपया और ज़्यादा चुकाना पड़ा, तो ये जो टोटल रुपीज़ है वहाँ पे दे दिया है कि ये इतना जो चुका रहे हैं ना, वही यहाँ पे दे दिया है कि उनको 27,000 ज़्यादा चुकाना पड़ा, ठीक है, यही यहाँ पे दिया है, इसलिए इससे इतना इक्वल टू ये हुआ। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक साइकिल रिक्शा से ऑटो रिक्शा का वेग प्रति घंटा 8 किलोमीटर अधिक है। यदि मान लो कि साइकिल का, यहाँ पे दिया हुआ साइकिल रिक्शा से ऑटो रिक्शा का वेग कितना है, तो 8 किलोमीटर ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ मान लेते हैं कि साइकिल रिक्शा का वेट कितना, उसका वेग कितना है, यानी उसका स्पीड कितना है, तो x हम मान लेते हैं। तो ऑटो का कितना वेग हो जाएगा, उसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो x + 8 हो जाएगा। ओके, रीता अपने घर से 2 घंटा रीता अपने घर से 2 घंटा साइकिल रिक्शा से, उसके बाद 30 मिनट वो ऑटो रिक्शा से गई है, और टोटल उसका डिस्टेंस जो कवर हो रहा है, यानी स्टेशन पे जाने का जो डिस्टेंस है वो 19 किलोमीटर टोटल हो रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑटो रिक्शा का वेग कितना होगा। ठीक है, चलो इसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी है। हमें क्या करना होगा, तो यहाँ साइकिल रिक्शा का वेग हमें पहले उसका लेना होगा x। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट the speed of cycle rickshaw equal to x किलोमीटर पर आवर। देखो ध्यान देना, यहाँ पे स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में होता है, और यदि मीटर तब यहाँ पे पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, सो स्पीड ऑफ ऑटो रिक्शा कितना हो जाएगा, ऑटो रिक्शा का स्पीड कितना हो जाएगा, तो x + 8 हो जाएगा। उससे यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 किलोमीटर ज़्यादा है, सो x + 8 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यहाँ पे गलत दिया है क्वेश्चन में, 8 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, सो x + 8 ऑटो रिक्शा का हो गया। अब हम देखेंगे कि 2 घंटा में रीता कितना देर तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ऑटो रिक्शा से भी और साइकिल से भी। ओके, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाई साइकिल इक्वल टू, यहाँ पे 2 घंटा में दिया हुआ है, इनटू यहाँ पे लिख देते हैं, इन 2 आवर्स
इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। सो x इंटू 2, यहाँ r है इसलिए r में हम ले रहे हैं, यदि नहीं होता ना r में तो हमें r में चेंज करना पड़ता। सो यहाँ हो गया 2x। उसी तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑटो, ऑटो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई, वो कितना डिस्टेंस तय कर रही है ऑटो से, तो वो 30 मिनट्स में 30 मिनट्स का डिस्टेंस ये कर रही है, कवर कर रही है 30 मिनट्स का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑटो इन 30 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऑटो का वेग यहाँ पे दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है। सो x + 8, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम मेरा तो पहले से मिनट में दिया हुआ है, इसको हमें घंटा में चेंज करना है, यानी हमें आवर में चेंज करना होगा, तो डिवाइडेड बाई 60 होगा। ओके, सो यहाँ पे 2 दैट इज x + 8/2 हो गया। ये डिस्टेंस कवर हुआ किससे, तो ऑटो से, और ये डिस्टेंस कवर हुआ किससे, तो साइकिल से। अब ये तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है कितना, तो 19 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रही है स्टेशन जाने के लिए, तो इतना ही ना कवर कर रही है यदि हम उस हिसाब से देखें तो, यानी दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2x + x + 8/2 = 19। ओके, यहाँ पे हम इसका ये लेंगे एलसीएम, तो 4x + x + 8 = 19। ओके, सो यहाँ हो जाएगा 5x + 8/2 = 19। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 8, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई वही रहेगा। सो 19 × 2 दैट इज 38। सो 5x = 38 - 8 दैट इज यहाँ पे कितना हो गया, 30। सो x = 30/5 दैट इज 6। ये क्या आया, x हमने क्या माना था, km/h, ये हमने माना था स्पीड ऑफ द रिक्शा, सॉरी स्पीड ऑफ द साइकिल रिक्शा। तो यहाँ पे साइकिल रिक्शा का स्पीड नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऑटो रिक्शा का स्पीड पूछा जा रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो स्पीड ऑफ ऑटो रिक्शा इक्वल टू हम क्या करेंगे, x + 8। सो x प्लस, डायरेक्ट मैं कर दे रही हूँ यहाँ पे, 6 + 8 दैट इज 14 km/h। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा और कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, चांदू के उम्र, वर्तमान उम्र उसके छोटे भाई की उम्र से 8 वर्ष अधिक है। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि यदि चांदू का उम्र x है तो उसके छोटे भाई का उम्र कितना हो जाएगा, उससे अधिक है, 8 वर्ष अधिक है, इसका मतलब उसका छोटा भाई का 8 वर्ष कम है। सो x - 8 कर देंगे। ओके, उसके छोटे भाई का एज निकल जाएगा। उसके बाद दिया है कि 4 वर्ष बाद चांदू की उम्र उसके भाई के उम्र का दुगुना हो जाएगा, तो दोनों का वर्तमान उम्र, तो उसका वर्तमान उम्र निकालना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि चांदू का उम्र हमें क्या लेना होगा, x लेना होगा। ओके, सो हम लिखेंगे लेट एज ऑफ चांदू इक्वल टू x ईयर्स। ओके, सो एज ऑफ हिज छोटे भाई का, ठीक है, छोटे भाई का एज कितना हो जाएगा, x - 8, उससे छोटा है, 8 साल छोटा। ओके, इतना हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यहाँ पे 4 साल बाद बोला जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों का एज बढ़ेगा 4 साल में, तो इसका x + 4 हो जाएगा, इसका भी x - 8 + 4 हो जाएगा। ओके, सो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं x + 4, और इसका क्या होगा, चांदू का उम्र इसके छोटे भाई का दोगुना हो जाएगा, यानी इसका दोगुना होगा, यानी कि x - 8 + 4 हो जाएगा।
ठीक है, यही यहाँ पे समझना है आप लोगों को। चांदू का जो उम्र है इसका दुगुना, तो यहाँ पे दुगुना हम यहाँ 2 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका दोनों का एज इक्वल यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड किसके उम्र से होगा, तो उसके छोटे भाई के उम्र से होगा। सो अब इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2x माइनस यहाँ पे पहले तो काम करो, यहाँ पहले हम माइनस करेंगे x माइनस 4, ठीक है। सो x प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस 8, ओके। सो 2x, यदि हम इसको या फिर इसको इधर ही लेकर चलते हैं, x माइनस 2x और माइनस 8, और इधर से ये वाला जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ हो गया माइनस x और ये हो गया माइनस 12। सो माइनस माइनस कैंसिल, यानी x का वैल्यू कितना आया, 12 आया। x हमने क्या माना था, चांदू का एज, वही पूछा था, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ चांदू इक्वल टू 12 ईयर्स, और यदि छोटे भाई का एज यदि पूछते, छोटे भाई का भी एज हम निकाल देते हैं। एज ऑफ हिज ब्रदर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे 8 साल छोटा है। सो x माइनस 8, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 12 माइनस 8, दैट इज 4 ईयर्स, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सो इसे ध्यान से देखना है, आप लोगों को समझना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज 22.4 भी कंप्लीट, और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट, चैप्टर 22, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, आपको लाइक करना है, लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट्स ज़रूर करो। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, ओके, एंड लाइक माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।